नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री 2.5 मिनट तक चीन पर बोले, 2 मिनट का मौन रखा। मोदी की बात सुनकर चीन में हड़कंप मचा हुआ है। चीनी मीडिया के तेवर ढीले पड़ गए। चीन का विदेश मंत्रालय अब पीछे हटने लगा है। चाइनीज आर्मी में भी खौफ है। अब चीन बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत ने सीधी शर्त रखी है। चीन को गलती माननी पड़ेगी। दुनिया को बताना पड़ेगा कि चीन ने ही खूनी प्लान बनाया था, जिसकी सजा अब चीन को मिलेगी। फैसले की इस घड़ी में देश प्रधानमंत्री को सुनना चाहता है। आज प्रधानमंत्री ने चीन पर सीधी बात की, डिप्लोमेसी की नहीं, अपने दिल की बात कही। आज हम आपको मोदी की बात सुनाएंगे और फिर समझाएंगे कि चीन पर प्रधानमंत्री का बड़ा फैसला क्या है। वे मारते मारते मरे हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ओम शांति शांति शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंतर्राष्ट्रीय संबोधन था, जिसे बीजिंग ने बहुत गौर से सुना। मोदी को सुनने के घंटे भर के अंदर चीन के विदेश मंत्री लाइन पर आ गए। नई दिल्ली से बात करने की मिन्नतें करने लगे। सुनिए गौर से, प्रधानमंत्री की एक लाइन ने चीन के सरकारी अखबार की पूरी हेडलाइन बदल दी। नरेंद्र मोदी के सुनने के बाद चाइनीज अखबार लिखने लगा, भारत बदला तो लेगा। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हिंदुस्तान का एक वीर जवान 5 चाइनीज सैनिकों पर भारी पड़ा। अब तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इतना खुलकर चीन को फटकारा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जता दिया कि यह नया भारत है, छोड़ेगा नहीं, बदला तो लेगा। चीन को धोखेबाजी का हिसाब चुकाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के शब्द प्रतिज्ञा की तरह थे और आंखों में प्रतिबद्धता झलक रही थी। ऑल पार्टी मीटिंग तो बाद में होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ देश के मुख्यमंत्री खड़े हैं। देश की टोटल लीडरशिप ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। ओम शांति शांति शांति। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों से वादा है, बदला लिया जाएगा। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। ओम शांति 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 है। नरेंद्र मोदी की कसम के बाद चीन ने कैसे रंग बदला है, किस अंदाज में चीन अब बातचीत के टेबल पर आना चाहता है, ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले उन लोगों को मोदी के शब्दों का मतलब समझाते हैं जो इसे भाषण समझने की गलती कर रहे हैं। ये पूरा जहान देख ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में प्रतिशोध की वही ज्वाला है जो पुलवामा हमले के बाद दिखी थी। एक एक शब्द और प्रधानमंत्री की भाषा वैसी है जैसी उस दिन थी जब पाकिस्तान के खिलाफ भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। पुलवामा के बाद क्या हुआ था, चीन को याद ही होगा। शांति की, पूरी मानवता के कल्याण की कामना की है। हमने हमेशा से ही
अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने चीन के खिलाफ पहली बार ये भाषा इस्तेमाल की, लेकिन भाषा में सब्र भी है, मर्यादा भी है, डायरेक्ट मैसेज भी। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथियों से लेकर श्रद्धांजलि तक जो शब्द कहे, प्रधानमंत्री कार्यालय के 2 पेज का ये स्टेटमेंट चीन पर भारत का ऑफिशियल स्टैंड है, जो एकदम क्लियर है। इसी स्टैंड के बाद चीन घुटने के बल आ गया। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की, पर इशू को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की अपील की। कल तक सिर्फ चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बोल रहे थे, लेकिन अब खुद चीन के विदेश मंत्री इंटरनेशनल एजेंसी को स्टेटमेंट दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि इश्यू को डी-एस्केलेट करने पर भारत और चीन के बीच सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा से बीजिंग में हड़कंप मचा हुआ है। ये आप चीन की तरफ से जारी 2 पन्नों के स्टेटमेंट से समझ सकते हैं। 5 पैराग्राफ में लिखे गए चाइनीज स्टेटमेंट का सारांश यही है कि बॉर्डर पर भारत कोई बड़ा एक्शन ना ले। ये बात तो चीन ने दुनिया को बताई, लेकिन फोन पर चीन को मोदी के मंत्री ने क्या क्या सुनाया, ये बहुत गौर से सुनिए। विदेश मंत्री जयशंकर ने 5 पॉइंट में चीन के विदेश मंत्री को 2 टूक कहा। गलवान वैली में जो हिंसा हुई, कुछ भी अचानक नहीं था। चाइनीज आर्मी पूरी प्लानिंग और सोच समझ कर आई थी। चाइनीज आर्मी का मकसद था गलवान में एक पक्का ढांचा खड़ा करना। भारत ने पक्का ढांचा खड़ा करने से रोका, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। भारत ने सख्त लफ्जों में कहा कि चाइनीज आर्मी का इरादा था जमीन कब्जा करके एलएसी को बदलना, बॉर्डर की नई लाइन खींचना। भारत ने चीन को बता दिया कि अब सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, चीन के सैनिक वापस जाएं। 6 जून को हुए समझौते को चुपचाप लागू करें। अगर चाइना ने ऐसा नहीं किया तो ड्रैगन को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर बॉर्डर पर भारत ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ चीन की इंटरनेशनल घेरेबंदी शुरू हो चुकी है। यूरोपीय संघ के प्रवक्ता वर्जिंटी बट्टू हेनरिक्सन ने बड़ी बात कही, भारत चीन की टेंशन खत्म होना जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया ने एलएसी पर हुई हिंसा पर भारत का खुलकर समर्थन किया। चीन के हिंसक चरित्र और विस्तारवाद वाली सोच पर तीखी आलोचना की। आज एक और बड़ी खबर आई, भारत एलएसी पर गोली नहीं चलाने के समझौते को रिव्यू कर सकता है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सैनिकों के हाथ आने वाले दिनों में बंधे नहीं होंगे, हाथ खोल दिए जाएंगे। सरल शब्दों में कहें तो अब बॉर्डर पर नया कानून लागू हो सकता है। बॉर्डर पर भारत के सैनिकों को गोली चलाने का हक मिलेगा। अब तक 1996 के एग्रीमेंट के मुताबिक एलएसी पर 2 किलोमीटर के दायरे में सैनिकों को बिना किसी हथियार के पहरेदारी करनी होती है। समझौते के हिसाब से न ओपन फायर किया जा सकता है और न ही बम बारूद का इस्तेमाल। लेकिन अब एलएसी के कानून को रिव्यू किया जा रहा है। अगर रिव्यू करने के बाद ऐसा लगा कि कानून बदलना है तो इसे बदला जा सकता है। यह भी जान लीजिए कि गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हुआ। चीन की नीयत में खोट था। चीन के सैनिक प्लान बनाकर आए थे, पूरी साजिश रची गई थी। साफ शब्दों में कहें तो चीन ने धोखा दिया, लेकिन दुश्मन धोखा सिर्फ एक बार दे सकता है। ऐसा नहीं कि एलएसी सिर्फ गलवान में है, एलएसी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक है।
एलएसी में कई ऐसे पॉइंट हैं जहां भारत चीन के ऊपर हावी है। हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने साफ साफ कहा चीन से डरने की कोई वजह नहीं है। भारत जब चाहे जहां चाहे वहां से चीनी सैनिकों को पीछे ढकेल सकता है। एक रिपोर्ट देखिए, हम सही और सटीक जानकारी आपको दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी ये गलवान है जहां पर भारतीय चाइनीज सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। दूसरी जगह है पैंगोंग झील से लगा फिंगर 4 का इलाका जहां पर भारतीय फौज मौजूद है। तीसरी है गोगरा पोस्ट, वहां पर भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तवांग में भी भारतीय सेना एक्शन के लिए रेडी है। एलएसी यानी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जगह जगह भारतीय आर्मी अलर्ट पर है, क्योंकि इस बार लड़ाई एक जगह नहीं होगी। एलएसी पर कई मोर्चों पर जंग होगी। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक इसका असर होगा। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। बंद कमरों में बड़े बड़े जनरल बहुत बड़ी प्लानिंग में जुटे हैं। एलएसी पर एक एक पॉइंट पर बारीकी से डिस्कशन हो रहा है। हर एक पोस्ट की ताकत, कमजोरी, बैकअप प्लान, दुश्मन की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी, हर एक काउंटर पॉलिसी पर काम हो रहा है, क्योंकि इस बार जो होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, जिसके बाद कभी गलवान जैसी घटना दोबारा ना हो। इसका एहसास चीन को भी है। वो जानता है बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि 1967 हो, 1975 हो या फिर 1987, हर बार इंडियन आर्मी ने चीन को करारा जवाब दिया है। लेकिन आपको एक बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, मिलिट्री एक्शन एकदम से नहीं लिया जाता है, बल्कि इसके लिए सही वक्त, सही जगह और सही रणनीति की जरूरत पड़ती है। आज आपको एलएसी को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लद्दाख में चीन को पीछे हटाने के लिए उत्तराखंड से सिक्किम तक अटैक करना होगा। इसके लिए हमें उन पॉइंट्स को चुनना होगा जहां पर हमें कम से कम नुकसान हो और चीनी आर्मी को जान बचाने के लिए भागना पड़े। ऐसा ही 1962 और 1967 में हुआ था, जब चीन को कई फ्रंट पर हार मिली थी। इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान लद्दाख पर, चीन भारत पर लगा हुआ है, लेकिन भारतीय सेना की नजर चीन की कमजोर नस पर है, जिस पर पैर रखने से ही चीन तिलमिला जाए। नाथुला वही जगह है जहां पर चीन को सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस जगह पर चीन ने भारतीय सैनिकों पर अचानक फायरिंग की थी, लेकिन नाथुला में भारतीय सेना ज्यादा ऊंचाई पर और यहां आर्मी बेस में आर्टिलरी भी मौजूद है। इन्हीं तोपों ने चाइनीज साजिश को उखाड़ कर रख दिया था। दरअसल यहां उन्हें चीनी ठिकाने साफ नजर आ रहे थे, इसलिए उनके गोले निशाने पर गिर रहे थे। जवाब में चीनी भी फायर कर रहे थे, लेकिन उनकी फायरिंग अंधाधुंध थी, क्योंकि वो नीचे से भारतीय सैनिकों को नहीं देख पा रहे थे। ये वो पॉइंट है जहां आज भी भारत चीन पर भारी साबित होगा। चीन नाथुला की हार पचा नहीं पा रहा था। उसने 15 दिन के बाद 1 अक्टूबर 1967 को सिक्किम में ही एक और जगह चोला में पर भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, लेकिन यहां पर भी चीन को जबरदस्त नुकसान हुआ और चाइनीज सैनिकों को 3 किलोमीटर अंदर काम बैरक्स तक धकेल दिया। महज 3 दिनों में 300 से 400 चाइनीज सैनिक मारे गए। इस जंग ने चीन का अहंकार चकनाचूर कर दिया था। एलएसी में आखिरी बार गोली तोलुंगला में चली थी, जब चाइनीज सैनिकों ने घात लगाकर भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। लेकिन इसके बाद इस इलाके में इंडियन आर्मी ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। आज यहां पर भारत का अपर हैंड है। आज जैसी कंडीशन है, ठीक ऐसा ही हाई टेंशन साल 1987 में था, जब लद्दाख से लेकर सिक्किम तक एलएसी पर इंडियन आर्मी तैनात हो गई। ये वो वक्त था जब दोनों देश युद्ध से कुछ कदम दूर थे, लेकिन चीन ने जब भारतीय आर्मी का शौर्य और युद्ध नीति देखी तो बिना गोली चलाए पीछे हट गए।
दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जा करना चाहता था। साल 1986 में चीन ने सर्दी में इस इलाके पर टेंट लगा दिए और चीन ने पीछे हटने से मना कर दिया। इसके बाद इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया, जिसके तहत एलएसी पर चीन को घेरना था। उस वक्त तवांग के आगे रोड नहीं थी। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने हैवी लिफ्ट Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया और जेमी थांग नाम की जगह पर एक ब्रिगेड को एयरलैंड कराया, जिसके बारे में चीन ने कभी सोचा नहीं था। भारतीय सेना ने हाथोंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाल ली, जहां से सुमदोरांगचू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। लेकिन इसके साथ ही आर्मी ने लद्दाख के डेमचोक और उत्तरी सिक्किम में T-72 टैंक उतार दिए। यानी अगर चीन तवांग में आगे बढ़ता तो वो लद्दाख में पूरी तरह से मात खाता। ऐसे में चीन पीछे हट गया। 1962 के युद्ध में भी चीन का अक्साई चिन पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन कई फ्रंट में चीन को मात मिली थी। इस बार जो होगा वो 1987 से ज्यादा दमदार होगा। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक होगा। और ये कैसे होगा, ये समझिए। एलएसी पर जंग में आर्टिलरी, एयरफोर्स और कम्युनिकेशन का सबसे अहम रोल होगा। एलएसी पर सबसे अहम रोल आर्टिलरी का होगा। 1967 में चीन की हार हो, 1962 में चीनी सेना को रोकना हो, हर बार हमारी तोपों, मोर्टार ने जबरदस्त जवाब दिया है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स की बढ़ती ताकत चीन के लिए टेंशन की वजह है, क्योंकि एलएसी पर एयरफोर्स सबसे डेडली अटैक करेगी। किसी भी जंग को जीतने के लिए सैनिकों का अपने अफसरों से कम्युनिकेशन सबसे अहम होता है। इतनी ऊंचाई में कम्युनिकेशन बनाए रखना दोनों देशों के लिए चैलेंज होगा। अब सैटेलाइट तस्वीरों में एलएसी की एक्चुअल पोजीशन समझिए। गलवान पर इसी जगह दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने हैं। तस्वीरों में बख्तरबंद गाड़ियां, टेंट साफ नजर आ रहे हैं। गलवान घाटी से होकर दौलत बेग ओल्डी की सड़क गुजरती है। शोक नदी के किनारे आईटीबीपी का बेस कैंप है। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर एलएसी है, जहां 15-16 जून की रात भारत और चीन के सैनिक भिड़े। ये झड़प पेट्रोल पॉइंट 14 पर हुई। दौलत बेग ओल्डी तक जाने वाली सड़क डीएसडीबीओ करीब 255 किलोमीटर लंबी है, जहां आईटीबीपी का बेस कैंप है। इस बेस कैंप से कच्चा रास्ता पेट्रोल पॉइंट 14 तक जाता है। भारत पेट्रोल पॉइंट 14 तक सड़क बना रहा है, जिस पर चीन को आपत्ति है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि यह इलाका हमारी सीमा के अंदर है और हम यहां कोई भी निर्माण कर सकते हैं। एलएसी के दूसरी ओर चीन की 2 पोस्ट है। दौलत बेग दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है, जहां पर इंडियन एयरफोर्स का हैवी वेट C-17 ग्लोब मास्टर भी उतर सकता है, जो एक बार में 70 टन तक सामान, हथियार पहुंचा सकता है, जो चीन को सबक सिखाने में गेम चेंजर साबित होगा। जब से लद्दाख में भारत चीन के बीच विवाद शुरू हुआ है, भारतीय सेना अपने काम पर लगी है, तो दूसरी तरफ चीन अपनी सेना के नए नए वीडियो अपलोड कर रहा है, जिसमें पहाड़ों पर चीन आर्मी की वॉर प्रैक्टिस दिखाई जा रही है। दरअसल चाइनीज एक्सपर्ट खुद मानते हैं माउंटेन बैटल में भारत से जीतना बेहद मुश्किल है। और जिस तरह से गलवान में चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों का काम तमाम किया गया है, उसके बाद चीन को जबरदस्त धक्का लगा है। चीन बहुत बड़ी गलती कर चुका है। शुरुआत जरूर उन्होंने की, लेकिन अंत इंडियन मिलिट्री करेगी, और ऐसे करेगी जिसके बाद चीन कभी न जंग की धमकी देगा और ना कभी एलएसी पर नजर उठाकर खड़ा हो पाएगा। चीन को अब समझ में आ गया है कि भारत का एक सैनिक 5 चीनी सैनिकों पर भारी है, इसलिए अब उसने अपना लाउड स्पीकर ऑन कर दिया और सरकारी मीडिया की मदद से एटम बम वाली तस्वीरें वायरल करा रहा है। चीन के 2 सबसे बड़े सरकारी अखबार पीपुल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स ने हाइड्रोजन बम धमाके से जुड़ा एक वीडियो जारी किया। इन दोनों ही अखबारों ने 17 जून 1967 को चीन के पहले हाइड्रोजन बम के परीक्षण का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो पोस्ट करके दावा किया है कि चीन ने यह हाइड्रोजन बम आत्मरक्षा के लिए बनाए। लेकिन इस वीडियो के जारी करने की टाइमिंग ध्यान देने वाली है, क्योंकि इस वक्त भारत और अमेरिका के साथ चीन का तनाव चरम पर है और ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने हाइड्रोजन बम का वीडियो जारी करके एक किस्म से भारत और अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है और परमाणु युद्ध की तरफ इशारा किया है। सवाल यह है कि क्या वाकई में चीन न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और है। यह समझने के लिए देखिए यह रिपोर्ट। चीन
के सबसे बड़े सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने परमाणु युद्ध का ट्रेलर लॉन्च कर दिया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस कहे जाने वाले पीपल्स डेली ने हाइड्रोजन बम की धमकी जिनपिंग के इशारों पर दी है। और सबसे बड़ी बात यह कि बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद हाइड्रोजन बम वाला वीडियो जारी करने के लिए 17 जून की तारीख ही चुनी गई। क्या पीपल्स डेली के वीडियो और उसमें लिखी बातों का मकसद भारत और चीन के बीच संभावित परमाणु युद्ध की भविष्यवाणी करना है? अगर हां, तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? बॉर्डर पर टेंशन के बीच आज इन सारी बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले यह देखिए कि जिनपिंग के इशारों पर जहर उगलने वाले पीपल्स डेली ने अब से थोड़ी देर पहले क्या लिखा और कौन सा वीडियो ट्वीट किया। बॉर्डर पर खूनी संघर्ष के बाद चीन ने हाइड्रोजन बम का डर दिखाना शुरू कर दिया है। दुनिया में शांति का ढोंग रचने वाले चीन के सरकारी समाचार पत्र पीपल्स डेली ने साल 1967 में हाइड्रोजन बम के परीक्षण का वीडियो पोस्ट किया है। और लिखा है कि आज ही के दिन 17 जून 1967 में चीन ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। लेकिन ऐसे वीडियो सिर्फ एक अखबार ने जारी नहीं किया। जिनपिंग के चीन का एजेंडा चलाने वाले सारे अखबारों और चैनल्स को इस वक्त हाइड्रोजन बम के अलग अलग वीडियो जारी करने का आदेश दे दिया है। अब दुनिया भर में चीन का एजेंडा चलाने वाले ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट देखिए। उसने एक दूसरा वीडियो पोस्ट किया है, लेकिन इसमें वही बातें लिखी गई हैं जिसका जिक्र पीपल्स डेली ने अपने ट्वीट में किया। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी दावा किया कि यह हाइड्रोजन बम आत्मरक्षा के लिए है और उनका देश परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल नहीं करने के सिद्धांत पर कायम है। यही बात पीपल्स डेली ने भी लिखी। पीपल्स डेली और ग्लोबल टाइम्स ने हाइड्रोजन बम के परीक्षण का वीडियो ऐसे समय पर पोस्ट किया है जब भारत और अमेरिका के साथ उसका तनाव चरम पर है। माना जा रहा है कि चीन ने एक तरीके से भारत और अमेरिका को खुलेआम धमकी दी है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अब अपने परमाणु हथियारों का सार्वजनिक तौर पर और ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है। चीन अपने परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बहुत कम जानकारी साझा करता है। चीन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बना रहा है और उनकी संख्या भी बढ़ा रहा है। चीन पहले अपनी न्यूक्लियर ट्रायड की क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हथियारों को दागा जा सके। चीन ने जमीन और समुद्र से दागी जाने वाली नई मिसाइल बनाई है। परमाणु हथियार ले जाने वाला एयरक्राफ्ट भी बनाया है। मौजूदा वक्त में चीन के पास 320 और भारत के पास 150 परमाणु हथियार हैं। यह रिपोर्ट स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जारी की है। इसमें उन देशों का जिक्र है जिनके पास आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार हैं। चीन ने 240 वॉरहेड्स और हथियार जमीन और समुद्र में तैनात मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स के लिए रखे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ भारत ने भी अपने 48 परमाणु बम अपने एयरक्राफ्ट्स के लिए रखे हुए हैं। भारत के परमाणु हथियारों के जखीरे में पिछले साल 10 और हथियार जुड़ चुके हैं। साल भर पहले यानी 2019 की शुरुआत में यह संख्या 130 से 140 तक बताई गई थी। मेरी समझ से परमाणु युद्ध जैसी बातें तो सिर्फ धमकियों वाली बात है, क्योंकि बड़े देश, मैच्योर देश एक घटना को लेकर के परमाणु युद्ध की बात नहीं करते हैं। और रही बात पीपल्स डेली की, लेकिन उसी तरफ से मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ग्लोबल टाइम्स में जो आज की खबरें हैं, जो कुछ उनकी मीडिया से भी निकल रही हैं, वो इस तनाव को कम करने की तरफ बात भी कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है ग्लोबल टाइम्स ने कि दोनों तरफ से जो हताहत हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, दोनों तरफ को वो नहीं होना चाहिए था और इसके बारे में बातचीत की है। तो थोड़ा उनकी तरफ से मुझे लगता है कि वो भी इसको कंट्रोल में लाना चाहते हैं, लेकिन अभी ये बहुत जल्दी है, ये अर्ली टाइम्स है, क्योंकि अभी सिर्फ एक दिन हुआ है। अभी देखने की हमें देखना ये है कि आने वाले समय में दोनों तरफ से मिलिट्री, डिप्लोमेटिक हम कैसे हैंडल कर पाते हैं, टैक्टिकल लेवल पे और स्ट्रेटेजिक लेवल पे।
बात सिर्फ हाइड्रोजन बम का वीडियो जारी करके युद्ध की गीदड़ भभकी देना नहीं है। चीन की सेना और वहां की सरकार की पूरी मशीनरी इस वक्त प्रोपेगेंडा वाला वीडियो शूट करने में व्यस्त है। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद अब चीन की सेना ने माइंड गेम तेज कर दिया है। चीन की सेना पीएलए ने एक वीडियो जारी करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत तेजी से सैन्य साजो सामान जुटाने में सक्षम है। इस अभ्यास वीडियो के जरिए पीएलए ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो बहुत तेजी से सीमा पर सैकड़ों की संख्या में सैन्य व्हीकल और सैनिकों को पहुंचा सकता है। इस दौरान चीनी वायुसेना ने जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या में पैराट्रूपर्स को सीमा के नजदीक पहुंचाने की अपनी क्षमता को भी परखा। सोमवार को हुए संघर्ष के बाद चीनी सेना ने बॉर्डर क्षेत्र में अपनी गतिविधि काफी तेज कर दी है। ये उसके लिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। The Chinese Communist Party has a saying when it comes to their warfare, psychological warfare operations and other forms of subversion. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और दूसरों पर दबाव बनाने को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की यही सोच है कि वो आपका दम घोटने की कोशिश करेंगे। वो ये देखते हैं कि दूसरे देशों में हालात क्या हैं, कैसे विवाद हैं, उसके तहत वो अपना प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरे देशों के अंदर की घटना को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें ताकि हड़कंप मच जाए और दूसरे देशों को घुटने पर ले आ जाए। We'll have protests in your own backyard calling you out. इसके लिए वो अपनी सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। चीन की सेना के पास 3 वॉरफेयर डॉक्ट्रिन है। एक है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दूसरा है मीडिया वॉरफेयर और तीसरा है लीगल वॉरफेयर। ये तीनों ही डॉक्ट्रिन चीन में सार्वजनिक रूप से स्वीकार की जा चुकी हैं और उनकी मिलिट्री सिस्टम का ये हिस्सा है। This is publicly adopted into their military doctrine. This is part of their military system. इसी डॉक्ट्रीन के तहत मंगलवार को ही पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मिलिट्री कमांड ने तिब्बत के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इसमें चीनी सेना के साथ वायुसेना भी शामिल थी। चीनी सेना ने लंबी दूरी तक मार करने वाले आर्टिलरी सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, विशेष ऑपरेटिव फोर्स, आर्मी एविएशन फोर्स, इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमार्च फोर्स और एंटी केमिकल वॉरफेयर के सैनिकों के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। चीनी मीडिया ने पीएलए तिब्बत सैन्य कमान से मिली जानकारी के हवाले से बताया कि हाल ही में 4700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नियांग किंग तांगुला या नेन चेन टोंगला के पहाड़ों में भी युद्धाभ्यास किया गया। इसमें दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट करने के साथ ही खुफिया गतिविधियों को अंजाम देने की टैक्टिक्स को परखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभ्यास के शुरुआती चरणों में स्काउट सैनिकों की तकनीकी का इस्तेमाल कर पहले खुफिया जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद मुख्य कमांड के जरिए लक्ष्य निर्धारित किए गए और फिर चीनी आर्टिलरी और स्नाइपर्स के वीडियो रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान चीनी सेना के युद्धक टैंक और आर्मर्ड व्हीकलों ने भी हिस्सा लिया और जमकर बमबारी की। युद्धाभ्यास के दौरान ड्रोन की मदद से दुश्मन के इलाके की रेकी की गई और एंटी एयरक्राफ्ट गन से कई अटैक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया गया। युद्धाभ्यास के दौरान अंतिम हमले में कई किलोमीटर के दायरे में तैनात सभी हथियारों ने एक संयुक्त फायर स्ट्राइक प्रणाली बनाई और विरोधी ताकतों को खत्म करने की क्षमता का प्रदर्शन किया। आपका लास्ट पॉइंट यह था कि क्या भारत सेना इसमें सक्षम है, क्या इज इंडियन आर्मी प्रिपेयर्ड फॉर सच एन एक्शन? माय क्लियर आंसर इज यस, यस एंड यस। ये मत सोचिए आप कि चाइना की नफरी हमसे डबल है, उनकी इन्फेंट्री हमसे दुगनी है, उनके टैंक फोर्स हमसे दुगने हैं, उनके एयरक्राफ्ट हमसे दुगने हैं, उनकी आर्टिलरी हमसे दुगनी तिगनी है। ये सब बातें बेकार की बातें हैं, ये सब डरावने वाली बातें हैं, ये सब एक किस्म से खौफ पैदा करने वाली बातें हैं। इसमें जो कुछ होगा देखा जाएगा। देखिए, माउंटेन एरिया में एक लिमिटेड डिप्लॉयबिलिटी होती है। एक्स अमाउंट ऑफ इन्फेंट्री कैन बी डिप्लॉयड, उसी प्रकार से इतनी गन डिप्लॉय हो सकती है, इतनी टैंक डिप्लॉय हो सकते हैं और जगह जगह आपको इसकी जहाँ पर ये कॉन्फ्रंटेशन हो रही है वहाँ पे होगा। जहाँ पर वो जितनी ला सकते हैं उसकी बराबर की चोट हम भी ला सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं और ज़्यादा लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हिल्स में, माउंटेनस टेरेन में हमें अटैक की पोजीशन हासिल करनी है तो हमें सुपीरियॉरिटी, और अटैक करते समय सुपीरियॉरिटी 1:3 नॉर्मली माना जाता है, लेकिन हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर में ये 1:6 हो सकती है। तो इसमें एयरफोर्स का बड़ा योगदान रहेगा। दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि चीन इस तरह की खबरों को जानबूझकर प्रसारित करवाकर प्रोपेगेंडा वॉर को आगे बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ बातचीत से विवाद सुलझाने की भी बात कर